तो चलिए बच्चों, प्रीवियस क्लास के आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। पिछली जो एक्सरसाइज की थी हमने वो थी आपकी 3.3। अब उसके आगे मुझे करना है, मैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस आपको समझाता हूँ, पर थोड़ा बच्चों एक एग्जाम्पल आ गया है, मिसलेनियस एग्जाम्पल किसी बच्चे ने पूछा, तो चलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये आप इजीली समझ जाएंगे, फिर उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये इफ मैट्रिसेस A इज इक्वल टू ऑफ cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, देन प्रूव दैट an इज इक्वल टू ऑफ cos n थीटा sin n थीटा, है ना, माइनस sin n थीटा cos n थीटा। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प लेते हैं। तो हम लोग मालूम है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होगा, Pn इज इक्वल टू, यदि इफ ये मैट्रिक्स हो तो फिर an इज इक्वल टू होता है cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा। मतलब जो प्रूफ करना वही अपन बोल सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। लेकिन इसको बच्चों अपन को जब प्रूफ करना है तो फिर इसकी अपन कंटिन्यू हेल्प लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Pn की जगह अपन P1 रखते हैं और फिर वही बोलते हैं यदि मैट्रिक्स ये है तो फिर a टू द पावर 1 ही हो जाएगा, डेफिनेटली n की जगह 1 रख दोगे। अब यदि यही चीज मैं आपको बोलूंगा pk कर देता हूं, तो क्या बोलोगे फिर, इफ a इज इक्वल टू, मतलब सेम मैट्रिक्स है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, तो अब ये हो जाएगा a टू द पावर k, 1 की जगह पर किया जाएगा और यहां पर आ जाएगा cos k थीटा sin k थीटा जाएगा माइनस sin थीटा जाएगा cos थीटा जाएगा। तो कभी भी इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं, हाँ सॉरी, यहां पर sin k थीटा रहेगा और यहां भी cos k थीटा रहेगा। तो बच्चों जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो पहले तो आप लिखो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यदि a ऐसा हो तो an ऐसा होगा। उसके बाद आप क्या करो, n की वैल्यू 1 रख कर लिखो, n की वैल्यू k करके लिखो। अब ये हो गया, अब यही आप क्या करो, a टू द पावर k प्लस 1 के लिए प्रूफ करो। तो स्वाभाविक है a टू द पावर k प्लस 1 से a टू द पावर n है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, जब k n की वैल्यू k प्लस 1 रखोगे तो क्या आना चाहिए, cos k प्लस 1 थीटा sin k प्लस 1 थीटा। लेकिन किससे आएगा ये, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब हमको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से नहीं करना है, अब हमको क्या करना है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज लेकर प्रूफ करना है। तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लेकर कैसे प्रूफ करोगे, तो यदि a टू द पावर k प्लस 1 है तो इसको अपन लिख सकते हैं a टू द पावर k इंटू a टू द पावर 1। इसका मतलब a टू द पावर k क्या होगा, ये जाएगा cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा cos k थीटा, और a टू द पावर 1 क्या जाएगा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। और जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज यूज करके तो वही आना चाहिए जो ये आ रहा है, बस n की जगह पर क्या जाएगा, k प्लस 1। यदि प्रूफ होता है इसका मतलब है ये ट्रू है। तो आप करके देख लीजिएगा इसको, जैसा आप करते हैं वैसा इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो क्या हो जाएगा, cos k थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin k थीटा इंटू माइनस sin थीटा, तो क्या जाएगा वो माइनस जाएगा sin k थीटा इंटू sin थीटा। ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, cos k थीटा इंटू sin थीटा, है ना, प्लस sin k थीटा इंटू cos थीटा, ये आ जाएगा बच्चों, राइट। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम
तो माइनस साइन के थीटा इंटू माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये और ये, तो माइनस साइन हो जाएगा कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसा जाएगा। फिर यही सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद इज इक्वल टू, ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ए टू द पावर के प्लस 1 की, तो ए टू द पावर के प्लस 1। अब ये बच्चों आपको सोचना होगा ये किस फॉर्म में दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है ये साइन ए प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है, यहां पर के थीटा था, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस के थीटा प्लस थीटा, ऐसा लिख सकते हो। यहां पर देखो क्या लिखा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो इसको लिख सकते हो साइन ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हो। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस साइन को कॉमन निकाल लीजिएगा, तो ये फिर से जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब माइनस साइन को कॉमन निकालने के बाद क्या जाएगा, साइन के थीटा प्लस थीटा, क्योंकि जब माइनस साइन पूरा बाहर निकालोगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहां पर देखो जरा, ये क्या दिख रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, मतलब कॉस ए प्लस बी या के थीटा प्लस थीटा, ऐसा जाएगा। इसका मतलब बच्चों क्या आ गया, ए के प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आ गया कॉस थीटा बाहर निकाल दोगे तो के प्लस 1 थीटा, फिर यहां पर भी साइन थीटा बाहर निकाल दोगे तो के प्लस 1 थीटा, फिर माइनस साइन के प्लस 1 थीटा, यहां पर जाएगा कॉस के प्लस 1 थीटा। ये हमने कैसे प्रूफ किया, मैट्राइजेस को मल्टीप्लाई करके, इतना आया। इसका मतलब है कि यदि हम k प्लस 1 की जगह पर n रख देंगे तो a टू द पावर n कितना हो जाएगा, कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कॉस n थीटा, और यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड, यही हमको प्रूफ करना था। तो बच्चों ये जो 23rd क्वेश्चन है उसको अपन इस तरीके से करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प लेंगे और उससे ऐसा होता है। अब आप बोलोगे सर जो प्रूफ करना वही तो होता है, तो होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, तो हमने लिखा, लेकिन फिर हमने ये चीज प्रूफ की मैट्राइजेस को मल्टीप्लाई करके, a टू द पावर 1 की वैल्यू निकाल ली, a टू द पावर k की वैल्यू निकाल ली, और फिर हमने k प्लस 1 के लिए प्रूफ करा, तो हमको वो आया, तो फिर k प्लस 1 की जगह n रख दिया, ऐसा किया जाता है, राइट। ये बच्चों जो लोग वीडियो से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा शायद राइट पोर्शन दब गया है, मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट अपन को देखना चाहिए इनवर्टिबल मैट्राइजेस। इनवर्टिबल मैट्राइजेस बोल लो या इनवर्स बोल लो, एक ही बात है। जैसे मान लीजिए सपोज मैं बोलता हूँ 3x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, या ऐसा समझो x इंटू वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू क्या बोलोगे 1/x, या y इज इक्वल टू ऑफ x इनवर्स, ऐसा बोलोगे ना। यदि मैं बोलता हूँ x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 सपोज, तो y इज इक्वल टू आप क्या बोलोगे 1/x, तो y इज इक्वल टू व्हाट x इनवर्स।
व्हाट इज एक्स? इनवर्स ऑफ वाई। इसका उल्टा भी होगा, यदि इसी को ऐसा ना लिखकर मैं चाहूं तो ऐसा भी कर सकता था, x इज इक्वल टू 1 बाय वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई इनवर्स। तो आपको दिख रहा है व्हाट इज x? इनवर्स ऑफ y। व्हाट इज y? इनवर्स ऑफ x। तो बिल्कुल बच्चों जो यहां पर मैं सिंपल समझा रहा हूं ऐसा मैट्राइजेस में भी है। यदि 2 मैट्राइजेस हैं और उनका प्रोडक्ट A और B, इनका प्रोडक्ट कितना आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? तो आप लोग को पता है, यदि सेकेंड ऑर्डर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बोलूं आपको तो आप क्या बोलोगे? 1 0 0 1। आप I किसको बोलते हो? 1 0 0 1। या फिर ट्रिपल में बोलोगे तो क्या बोलोगे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यदि आपके पास कोई 2 मैट्रिक्स हैं और यदि उनको मल्टीप्लाई करते हो A इंटू बी, और आपको मालूम है मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करती हैं, तो चाहे आप ए बी करो चाहे बी ए करो, यदि ए बी या बी ए का जो प्रोडक्ट आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है कि A इट इज इन्वर्टिबल ऑफ B एंड B इट इज इन्वर्टिबल ऑफ A। राइट? तो बच्चों एकदम सिंपल सी चीजें अभी अपन क्वेश्चंस में भी देख लेंगे। इसके अलावा थ्योरम है। थ्योरम ये बोल रहा है कि यदि आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, 3 मैट्रिक्स हैं A B और C, यदि आप ए बी करते हो या बी ए करते हो और आई आ रहा है, इसी तरीके से ए सी करते हो ए इंटू सी या सी इंटू ए करते हो और वो भी आई आ रहा है, इसका मतलब तय है कि बी और सी दोनों मैट्रिक्स कैसी होंगी? सेम। ये थ्योरम बोल रही है कि ऐसी कोई 2 डिफरेंट मैट्रिक्स हो ही नहीं सकती हैं। यदि ए का आप किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्रोडक्ट कितना रहा? 1, और आप बोल रहे हैं एक और मैट्रिक्स है कोई जिससे ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, तो नॉट पॉसिबल। वो पक्का जो आप नेक्स्ट सी बोल रहे हो वो कौन सी होगी? बी ही होगी। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई हो, या आप ए सी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू आई बोल रहे हो, तो तय है बी और सी दोनों मैट्रिक्स कैसी होंगी? सेम। ये है थ्योरम। इसके अलावा थ्योरम 4 को देखो, तो जैसे आप लोगों ने ट्रांसपोज मैट्रिक्स में देखा था कि नहीं, ए बी डैश इज इक्वल टू क्या बोला था? आपको याद होगा ए बी डैश इज इक्वल टू क्या आया था? बी डैश इंटू ए डैश। वैसा ही यहाँ पर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में भी होता है। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बच्चों इसको रट लो, कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो अपन प्रूफ देख लेंगे। तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। जैसे ए बी डैश होता है ना ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर ये होता है। तो बच्चों ये थ्योरी है। अब इसके बाद आप देखो तो एनसीईआरटी ने, हालांकि बच्चों मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा, पर मेरी पहले इच्छा तो ये है, जो तुम लोग बोल रहे हो मैं भी वही चाहता हूँ कि पहले तुम लोग को बढ़िया सिस्टमेटिक एक एनसीईआरटी करके कॉन्फिडेंस दिलवा दिया जाए, और जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर रिवीजन करें, और फिर रिवीजन में अपन डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर एक्सरसाइज 3.4 में एकमात्र क्वेश्चन एमसीक्यू दिया है, और वो एमसीक्यू भी देखिएगा क्या लिखा हुआ है, मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ, यही तो है, यही तो लिखा है, ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। तो चलिए छोड़िए, ये हो गया एक्सरसाइज 3.4। अब अपन आते हैं बच्चों मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3, है ना। पूरे चैप्टर पर जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो अपन देखते हैं। उसमें से भी एक मिसलेनियस का एग्जाम्पल तो मैंने आपको करवा दिया है, पर चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज में ये बच्चा मुझसे पूछ रहा है फर्स्ट ही क्वेश्चन। तो बच्चों ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ऑन चैप्टर 3, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू
सिमेट्रिक, ए जो है ए और बी दोनों सिमेट्रिक बोला है, इसका मतलब ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा ए, और बी डैश इज इक्वल टू भी क्या होगा बी। यदि ए और बी हमको बोला गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए डैश इज इक्वल टू ए, बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा बी। और फिर हमको प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमको प्रूव करना है ए बी, देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन है हमारा, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, राइट। तो बच्चों कभी भी आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो आप क्या करते हो, यदि कोई ए मैट्रिक्स को आपको प्रूफ करना है सिमेट्रिक है तो कैसे प्रूफ करोगे, आप उसका ट्रांसपोज निकाल के देखोगे ए डैश। यदि ए डैश इज इक्वल टू ए आ गया मतलब वो क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया। यदि आपको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो क्या करते हो आप, उसी का ट्रांसपोज निकाल के देखते हो ए डैश, यदि वो माइनस ए आया तो क्या प्रूफ हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब हमको इसको प्रूफ करना है ए बी माइनस बी को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे ट्रांसपोज। तो आप वही कीजिए, ए बी माइनस बी ए डैश फाइंड कीजिए ट्रांसपोज। तो जब ए बी माइनस बी ए डैश करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो ए बी डैश माइनस बी ए डैश। भाई माइनस और प्लस में ऐसे ही करते हैं। यदि आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई हुई है ए प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ए माइनस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। अब बस फर्क ये है कि ए की जगह पूरा ए बी लिखा है और बी की जगह बी ए लिखा है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे इसको क्या लिख सकते हो बी डैश ए डैश, और इसको क्या लिख सकते हो ए डैश बी डैश, ये सेकेंड मैट्रिक्स वाले रहेगी। अब बी डैश की जगह आप क्या लिख सकते हो बी, है ना गिवन है, और ए डैश की जगह पर ए माइनस, फिर से ए डैश की जगह क्या लिख सकते हो ए गिवन है, बी डैश की जगह क्या लिख सकते हो बी गिवन है। तो अब इसको आप लिख सकते हो माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। आपको दिख रहा है ए बी माइनस बी ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। मतलब प्रूफ हो गया कि जो ए बी माइनस बी ए है, ए बी माइनस बी ए ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे प्रूफ करना था इसको। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या है, शो दैट मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, मतलब ये बी डैश ए बी जो है यदि ए सिमेट्रिक होगा तो फिर ये भी सिमेट्रिक होगा, और यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो प्रूव करना है ये भी स्क्यू सिमेट्रिक। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करो, इसका आप ट्रांसपोज करो। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, देखिए फिर से समझिए, बी डैश ए बी बोला है, बी डैश ए बी मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया, और हमको ये प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो सकता है और स्क्यू भी। यदि ए सिमेट्रिक होगा तो ये भी सिमेट्रिक होगा, और यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो अभी फिलहाल ये है, तो इसका क्या निकालो ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, डेफिनेटली बी डैश इंटू ए बी डैश। तो आप क्या करोगे ए बी डैश इंटू बी डैश डैश। यदि ये P होता और ये Q होता तो क्या लिखते आप Q डैश इंटू P डैश। अभी ऐसा लिखोगे। अब बच्चों इसको क्या लिख सकते हो आप, बी डैश ए डैश, क्या लिख सकते हो इसको बी डैश ए डैश, और इसको क्या लिखोगे बी
बी डैश डैश को क्या लिखोगे, बी। तो अब आपके पास में ये आ गया बी डैश ए बी आ गया। अब जरा सोचो, ये 1 हो गया। इफ ए डैश इज इक्वल टू ऑफ ए, तो क्या बनेगा, बी डैश ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए बी बन जाएगा। मतलब यदि ए सिमेट्रिक हुआ तो ये भी क्या दिख रहा है, देयरफॉर इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन बी डैश ए बी, ये भी क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूफ हो गया। लेकिन यदि इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए डैश की वैल्यू यदि माइनस ए हो तो यहां रखोगे तो बाय 1 क्या हो जाएगा, बी डैश ए बी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी डैश माइनस ए बी आ जाएगा। मतलब माइनस ऑफ बी डैश ए बी आ जाएगा। क्या प्रूफ हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि सेम आ रहा है माइनस में। इस मैट्रिक्स का जब हमने ट्रांसपोज निकाला तो किसके इक्वल आ रहा, माइनस ऑफ बी डैश ए बी के। इसका मतलब बी डैश ए बी क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन कब, जब एक ए डैश की वैल्यू हमने कितनी रखी, माइनस है। इसका मतलब है इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन बी डैश ए बी, ये भी क्या हो जाएगा, बी डैश ए बी, ये भी क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो बी डैश ए बी भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो बी डैश ए बी भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट बच्चों, ये बच्चे मुझसे क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहे हैं। 7th, तो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन बच्चों है, मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 products X, Y, Z which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated below. तो फर्स्ट मार्केट बोला उनने 1, 2 मार्केट हैं, और प्रोडक्ट्स फर्स्ट मार्केट में X की सेलिंग 10,000 है, Y की सेलिंग 2,000 है और 18,000। इतना रिवेन्यू 6,000, 20,000 और 8,000। तो फर्स्ट ए, इफ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ X, Y, Z are 2.5, 1.5 and 1 respectively, find the total revenue in each market with the help of matrix algebra. हमको जो X, Y, Z की प्राइस दी है वो दी है 2.5 यूनिट सेल की, 2.5 रुपीज़ पर यूनिट, 1.5 और 1। तो हमको टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। तो बच्चों यहाँ पर देखो, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं और यदि इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 10,000, सेकंड हो जाएगा 2,000 और थर्ड हो जाएगा 18,000। फिर ये हो जाएगा 6,000, ये हो जाएगा 20,000 और ये हो जाएगा 8,000, है ना। अब जैसा अपन को बोला इतनी यूनिट्स डेवलप की है, इतनी प्रोड्यूस की है, और एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो हमको दी है 2.5, तो इतनी की कितनी हो गई, 10,000 इंटू 2.5,
मतलब मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स में तो आप इस मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो कितना दिख रहा है आपको, 2/3। तो बहुत जरूरी है कि जब सेकंड मैट्रिक्स होगी तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, कितना स्टार्ट होना चाहिए, 3 से। तो इसलिए अपन इसको ऐसा 3 में करेंगे, 2.5 1.5 1। तो ये हो जाएगा 3/1। मतलब अब जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा तो उसका क्या ऑर्डर रहेगा, 2/1। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें बच्चों। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या जाएगा बोलो, 10,000 इंटू 2.5 प्लस 2,000 इंटू 1.5 प्लस 18,000 इंटू 1। और जो सेकंड मार्केट है उसमें 6,000 यूनिट का 2.5 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा। फिर 20,000 यूनिट 1.5 के रेट से, और 8,000 1 रुपीज़ के हिसाब से ये मिलेगा। मतलब टोटल रेवेन्यू कितनी जनरेट होगी। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो रहा है, एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, 25,000। यहाँ पर कितना मिलेगा प्लस है 3,000 ना, क्योंकि एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा तो 3,000 प्लस यहाँ पर 18,000। और यहाँ पर कितना जाएगा, 2.5 से एक ज़ीरो कैंसिल जाएगा, 25 6 जा 150 है ना, और उसके बाद 2 ज़ीरो और, ठीक है, 15,000 प्लस यहाँ पर 15 इंटू 2 30 हो गया, 1 2 3 हो जाएगा क्योंकि एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 8,000। तो फर्स्ट मार्केट से कितना जनरेट हुआ टोटल, 25,000 है, 46,000 इतना मिला। सेकंड मार्केट से कितना मिला, 53, 30 प्लस 45 45 53 सॉरी 53,000 मिला। ये टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ, ये फर्स्ट मार्केट से और ये सेकंड मार्केट, टोटल इतने रुपीस आए। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है, सेकंड पार्ट में इसी में सेकंड पार्ट भी पूछा है, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 commodities are 2, 1 and 50 पैसे respectively, find the gross profit। यूनिट कॉस्ट दी है, कॉस्ट तो हमको इसी का फिर से करना पड़ेगा। ये जो 10,000 है, 2,000 है, 18,000 और 6,000, 20,000, 8,000 और कॉस्ट जो आ रही है वो 2, 1 और 50 पैसे मतलब 0.5, इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें क्या होगा, तो बच्चों यहाँ क्या कॉस्ट आएगी आप देखो, तो ऐसे बिल्कुल करेंगे इसको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये जाएगा 20,000 है ना, प्लस 2,000 इंटू 1 2,000, फिर 18,000 इंटू 0.5 9,000 हो जाएगा, जस्ट हाफ, फिर 6,000 इंटू 2 12,000, 20,000 इंटू 1 20,000, फिर 8,000 इंटू 0.5 4,000। इसका मतलब है जो कॉस्ट आई है 20, 29, 31,000 आई है कॉस्ट, और यहाँ पर कितनी आ रही है 20,000, 32,000, 20 प्लस 12 32, 32 प्लस 4 36,000 ये कॉस्ट आई है।
अब हमको प्रॉफिट फाइंड करना है। भाई कोई चीज़ यदि मान लीजिए आपने 10 रुपए की बेची है लेकिन उसको बनाने में 6 रुपए लग गए, तो प्रॉफिट कितना मिला? 10 माइनस 6। 10 मान लीजिए 10 रुपए की आपने सेल की है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 6 है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? जितने में सेल की माइनस कॉस्ट कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। 10 माइनस 6 4। तो ये कॉस्ट थी, ये रेवेन्यू है और ये कॉस्ट है, तो प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट के लिए क्या करोगे? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो बच्चों प्रॉफिट, देयरफॉर प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 46,000 माइनस 31,000 और यहाँ पर जाएगा 53,000 माइनस 36,000, है ना। तो यहाँ से यदि अपन देखें तो प्रॉफिट आ रहा है, फर्स्ट मार्केट से कितना प्रॉफिट मिला? 6 माइनस 1 5, 15,000 का मिला, 15K। और यहाँ से कितने का मिल रहा है? हैं? नहीं यार, ये देखो ना, 53 माइनस 36, 13 माइनस 6 करोगे तो 7, हाँ 17, 17,000, हाँ 17,000, ये प्रॉफिट है। फर्स्ट मार्केट से प्रॉफिट होगा 15,000 का, सेकंड मार्केट से मिलेगा 17,000 का, टोटल जो प्रॉफिट मिलेगा वो जाएगा 32,000 का, दोनों मार्केट से मिला के। नेक्स्ट बच्चों एक डाउट और है, इस बच्चों कुछ उनको 8th क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फाइंड द मैट्रिक्स X so that X into 1 2 3 4 5 6 is equal to -7 -8 -9 2 4 6। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप इसको x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका ऑर्डर देखो क्या आ रहा है, 2 रो और 3 कॉलम, मतलब 2/3, 2 रो 3 कॉलम। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो कितना है, 2/3, है ना। मतलब तय है कि जो x मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि यहाँ मिनिमम 2 हो और ये भी 2 हो, तो 2, ये 2, बात समझ रहे हैं। और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर कितना होगा? 2/3 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। आपको पहले ही मैंने बताया हुआ है, यदि मान लीजिए यहाँ का ऑर्डर m इंटू n हो, यहाँ का ऑर्डर n इंटू p हो, तो यहाँ का ऑर्डर क्या होता है? m इंटू p होता है कि नहीं होता है? मतलब इसकी रो और सेकंड का कॉलम इतना होना चाहिए। तो यहाँ पर होना चाहिए फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, नंबर ऑफ रोज, और यहाँ पर होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो आपको क्लियर दिख रहा है सेकंड मैट्रिक्स जो उसका कॉलम कितना है? 3। तो यहाँ 3 तो है, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ पर n है तो यहाँ भी n होना चाहिए। यहाँ पर कितनी रो दिख रही है? 1 2, तो इसका ऑर्डर कितना है? 2/3, तो यहाँ m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2। अब ये दोनों के n सेम होने चाहिए, मतलब इसकी जितनी रो होनी चाहिए उतने इसके कॉलम होने चाहिए। मतलब यहाँ पर 2 रो दिख रही है, 2, तो ये भी कितना होना चाहिए? 2। ऐसा सोचते हैं, मतलब यहाँ पर 2/2, तो इसका मतलब A B C D, मतलब आपको A B C D की वैल्यू फाइंड करना है, ये दिया हुआ है। तो एकदम सिंपल हो गया, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A इंटू 1 A प्लस B इंटू 4 4B, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2A प्लस 5B,
फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3a प्लस 6b, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू सी प्लस 4 इंटू डी 4d, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2c प्लस 5d, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3c प्लस 6d इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब इक्वेट कर दीजिए, इक्वेशंस बन जाएंगे a प्लस 4b इज इक्वल टू -7 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8, और थर्ड भी बनेगा, उससे चेक हो जाएगा 3a प्लस 6b इज इक्वल टू -9। फिर इनको आप कर लीजिए यहाँ पर c प्लस 4d इज इक्वल टू 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4 एंड 3c प्लस 6d इज इक्वल टू 6। अब आपको पता है यदि a और b फाइंड करना है, दो अननोन तो दो इक्वेशन होने चाहिए, 2 इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व कर लो। मैं तो सोच रहा हूँ है ना, समझ गए, कर लोगे? इसको सॉल्व करके आप ए बी की वैल्यू फाइंड कर लो, इसको सॉल्व करके सी और डी की, तो मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्लियर बच्चों, इससे आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, अब अपन इसके बाद करेंगे डिटर्मिनेंट।